उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में एक बहुत छोटा सा गांव है बुढ़ाना। वहां के एक मुस्लिम परिवार में नवाजुद्दीन का जन्म हुआ 1974 में। उस गांव की तीन चीजें बहुत फेमस थी, गेहूं, गन्ना और गोली। वहां पर डकैतियां बहुत होती थी। वहां का लड़का या तो डकैत बन जाता था या तो जमींदारी करता था। वहां पर पढ़ने का इतना बहुत इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन नवाज साहब ने केमिस्ट्री के साथ बीएससी कंप्लीट किया और अपना ग्रेजुएशन खत्म किया। आम लड़कों की तरह उनकी भी यही सोच थी कि भाई कैसे भी करके केमिस्ट का जॉब मिल जाए और जिंदगी बस इसी के साथ कटती रहे। ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद बड़ौदा की एक केमिकल फैक्ट्री में चीफ केमिस्ट की जॉब करने लगे, लेकिन एक साल के अंदर अंदर वो इंसान अपनी जॉब से बोर हो गया। वो इसको अंदर से लगता था कि यार जिंदगी में वो करना कुछ और चाहता है, लेकिन शायद वो कर कुछ और रहा है। जिंदगी में वो क्या करना चाहता है इसके बारे में उसे खुद पता नहीं था। मतलब कि नवाज साहब भी उन हजारों स्टूडेंट्स की तरह थे कि जो जिंदगी में क्लियर नहीं थे कि आखिरकार वो जिंदगी में करना क्या चाहते हैं। उसके बाद अच्छी जॉब की तलाश के लिए नवाज साहब दिल्ली आ गए और किसी ने उनको दिल्ली के मंडी हाउस में थिएटर में कुछ प्लेस दिखा दिए। ये प्लेस देखने के बाद उनको अंदर से लगा कि यार शायद यही वो काम है जो काम वो करना चाहते थे, लेकिन उनको पता नहीं था। इसके लिए उन्होंने वहां के ग्रुप को ज्वाइन कर दिया और स्ट्रीट प्लेस करने लगे। साथ साथ ही एक्टिंग के काम को बेहतर सीखने के लिए उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली को भी ज्वाइन कर लिया। स्ट्रीट प्लेस का सिलसिला करीबन 4 साल तक चला। इसमें से थोड़े बहुत रुपए भी मिलते थे, कभी गवर्नमेंट से मिल गया, कभी एडवर्टाइजिंग कंपनी से मिल गया, लेकिन सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए इसके साथ साथ ही नवाज साहब ने वॉचमैन की नौकरी शुरू कर दी और करीबन 1 साल तक ऐसे ही काम चला। हालांकि उनके एक्टिंग के काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। उन्होंने सोचा कि ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा और इसीलिए इन द ईयर ऑफ 2000 सीरियल में ट्राई करने के लिए वो मुंबई चले आए। इस सोच के साथ वो मुंबई आए थे कि भाई अच्छी खासी एक्टिंग कर लेते तो मुंबई में जाते ही उनको काम मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पर उनका कई बार रिजेक्शन हुआ। खराब लुक्स, छोटी हाइट, काला रंग, इसकी वजह से वहां पर कोई भी उसे काम नहीं देता था। नॉर्मली जब इंसान 1 या 2 बार रिजेक्ट होता है तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन नवाज साहब का रिजेक्शन इतनी बार हुआ था कि नवाज साहब गॉट यूज्ड टू रिजेक्शन। अब इन रिजेक्शन से नवाज साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कभी कभी उन्हें सीरियल्स में छोटे छोटे रोल मिलते थे, मतलब बहुत छोटे, 1 या 2 एपिसोड में कुछ काम मिल गया, बस बहुत है। मुंबई में उनके पास रेंट भरने के भी पैसे नहीं थे, तो अपने किसी दोस्त के वहां कुकिंग का काम करके वो जी रहे थे। कई बार तो वो ये सोच रहे थे कि यार आखिर कब तक ये सब कुछ चलेगा। फ्रस्ट्रेशन में आकर के कई बार ये थॉट भी आया कि यार सब कुछ छोड़ करके गांव में वापस चला जाता हूँ, लेकिन फिर से ये सोचते हैं कि भाई गांव में जाकर भाई करेंगे भी तो क्या करेंगे। मुंबई में उन्होंने बहुत अलग अलग जॉब्स ट्राई किए थे। एक्टिंग के अलावा ना तो कोई ऐसा काम था जो उन्हें आता था और ना ही कोई ऐसा काम था जो उसमें मजा आता था। उन्हें ये बात का भी डर था कि वहां पर जाएंगे तो लोग कहेंगे लो आ गया सिपाही, एक्टिंग करने चला था। अरे कम से कम शक्ल तो देख लेता अपनी आईने में और सोचता कि ये अपने बस का नहीं है। और इसी डर की वजह से वो वापस नहीं गए गांव में और ये डिसाइड कर लिया कि भाई अभी अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, जिंदगी में एक्टिंग ही करनी है। चाहे 25 साल में हो 50 साल में हो पता नहीं, लेकिन करना है तो यही करना है। उन्होंने अपने आप को कोई दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं। अब उसका कोई बड़ा सपना रहा ही नहीं था। एक्टर बनने की अपनी होप को उन्होंने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था और बस ऐसे ही छोटे मोटे रोल मिलते रहे, सर्वाइवल होता रहे, बहुत है ऐसा समझकर इसी काम को अपनी डेस्टिनी समझकर वो आगे बढ़ते रहे। कई मूवीज में भी उन्हें काम मिला, लेकिन उनका रोल एक पॉकेट मार से लेकर के भीड़ में खड़े रहने तक ही सीमित रहा था। इसी तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल निकाल दिए। कुछ फिल्मों में उन्हें बड़ा रोल भी मिला, लेकिन कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से वो फिल्में रिलीज नहीं हो पाई। ऐसे में बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने उनके छोटे से एक्ट से इंप्रेस होकर के उन्हें थोड़ा बड़ा रोल देने का डिसाइड किया और फाइनली 12 साल की स्ट्रगल के बाद इन द ईयर ऑफ 2007 नवाजुद्दीन के साथ मिलकर के अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे नाम की फिल्म बनाई। इस फिल्म के अंदर नवाजुद्दीन ने अपना रोल बखूबी निभाया, लेकिन कुछ सेंसेशनल इश्यूज की वजह से ये फिल्म भी रिलीज नहीं हो पाई और अटक गई। इसके बाद नवाज साहब अपने आप को बहुत ही अनलकी फील कर रहे थे, लेकिन नवाज साहब के काम की चर्चा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गई। सारे बॉलीवुड डायरेक्टर्स उनकी बातें करने लगे और धीरे धीरे करके इसके बाद उनको थोड़े बड़े रोल मिलने शुरू हो गए।
इस फिल्म के बाद उन्होंने पीपली लाइव, देवडी ऐसे बहुत सारे फिल्म के अंदर सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया। नवाजुद्दीन को पहला लीड रोल मिला प्रशांत भार्गव की फिल्म काइट के अंदर, जिसको बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बताया गया और इसके अंदर उन्होंने अपनी एक्टिंग का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। उसके बाद 2012 में अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने करी गैंग्स ऑफ वासेपुर और उसके बाद इन्होंने अपनी अलग ही आइडेंटिटी पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बना के छोड़ दी। एक टाइम पे पैसे जुटाने के लिए वॉचमैन की नौकरी करने वाला इंसान आज की डेट में बॉलीवुड का वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर बन गया है। नवाज साहब की इस पूरी जर्नी को देखे तो इसके अंदर से एक बहुत बड़ी चीज निकल करके सामने आती है और वो है पेशेंस, धीरज। जिंदगी के किसी भी प्रॉब्लम में आपको ये चीज बहुत काम आ सकती है। पेशेंस इज द मास्टर की ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ये बात सिर्फ नवाज साहब की नहीं है, ये उन जैसे लाखों लोगों की है जो जिंदगी के किसी भी टाइम पे किसी ना किसी तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन या और कुछ भी हो, जिंदगी के किसी भी प्रॉब्लम में टिकने के लिए आपको जिसकी जरूरत है तो वो है सिर्फ पेशेंस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारी चीजें लक फैक्टर पे छोड़ करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है। बिना वर्क फैक्टर के लक फैक्टर काम नहीं करता मेरे भाई। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस। सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना यही स्मार्ट वर्क है। चाहे आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, आउटकम आपके फेवर में हो या आपके फेवर में ना हो, आपको टिक करके उस डायरेक्शन में सिर्फ चलते रहना है और ये आप सिर्फ पेशेंस के साथ कर सकते हो। ड्रीम्स को अचीव करना है लेकिन पैशंस की क्वालिटी नहीं होगी तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको समझना होगा मेरे भाई कि कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं मिलती। आज के 4G के टाइम में इस जनरेशन को सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। सबको ओवरनाइट सक्सेसफुल बन जाना है। अरे ओए, इनको कैसे समझाए साहब कि ये सब चीजें मशीनों के साथ पॉसिबल है। इट इज नॉट द रोबोटिक वर्ड, इट इज द ह्यूमन वर्ड। आप कुछ भी काम करोगे तो उसको ग्रो होने में इट विल टेक अ टाइम। लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी में कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। लाइफ एक ऐसा मॉकटेल है जिसके हर एक सिप में अलग टेस्ट आता है। इट इज द अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रगल जिसके अंदर ईच डे इज अ न्यू प्रॉब्लम, ईच डे इज अ न्यू चैलेंज, एवरी डे इज अ न्यू स्ट्रगल, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पेशेंस के साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहना है और चलते जाना है। So, it is my message to all. जिंदगी में जब सब कुछ बिखरता नजर आए, जिंदगी की जब धज्जियां उड़ी पड़ी हो, तब रुक करके अपने आप से कहना है कि डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ और टाइम के साथ ये चीज भी बदल जाएगी। चाहे सक्सेस मिले या फेलियर मिले, बड़ी ही धीरज के साथ उस डायरेक्शन में बस आगे बढ़ते रहना है। फ्लाई इफ यू कैन, बट इफ यू कैन नॉट फ्लाई, जस्ट रन। If you cannot run, just walk. If you cannot walk, just crawl. But still, if you cannot do anything with the situations of your life, then just surrender yourself and float with the flow of life. But keep on moving. Work hard, expect less, and be patient enough until your time comes and you get what you deserve. भगवान के भरोसे मत बैठिए। का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा।